गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग होमवर्क वाला डे 11 करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिफ्थ। जैसे इसके पहले हम लोग ग्रेविटेशन में 7 कर चुके हैं और अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहे हैं 5 करेंगे और हर टॉपिक में इसी तरीके से करेंगे और आप लोग इसको रेगुलर देखते रहिए। और ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में कई देख लें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक दिन में 1 या 2 आ रही हैं तो उनको देखते जाइए, करते जाइए, ठीक है ना। अब ये जो डीपीपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फिफ्थ ये डीपीपी है, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डीपीपी 5, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको थंबनेल में एकदम क्लियर से लिखा हुआ नजर आएगा कि इस डीपीपी में टॉपिक क्या है और इसका नंबर क्या है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5। और हम लोग जिस सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं ना, जैसे हम लोग पहले कूलम्स का पढ़ते हैं, फिर फ्लक्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, फिर हम लोग डाइपोल पढ़ते हैं। तो जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं और उसी सीक्वेंस में एक के बाद एक हम लोग करते चले जाएंगे। आइए, इस डीपीपी में क्या है कि हर डीपीपी में आप इस समय 10 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। पहले 5 डाले जाते थे, अब हर डीपीपी में 10 डाले जा रहे हैं। लेकिन इस डीपीपी में शुरुआत के 2 क्वेश्चन बाई चांस टाइप करने वाले से छूट गए हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत के दोनों क्वेश्चन हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर हाँ, इसके बाद 8 क्वेश्चंस और होंगे तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे। तो 2 छूट गए हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, छूट गया है, ठीक है ना। तो हम समझा दे रहे हैं क्या है बात। एक स्फीयर के कॉर्नर पर 4 एक जैसे चार्जेस, एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं और उस चार्ज की जो वैल्यू है, यहाँ ये जो क्यू डैश है, इसकी वैल्यू है 2√2 - 1 कैपिटल क्यू ब्रैकेट में 2√2 - 1 ब्रैकेट बंद कैपिटल क्यू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो क्यू डैश की वैल्यू हम लोग लास्ट में, जब सॉल्व करने के लास्ट स्टेप में हम लोग क्यू डैश की वैल्यू रख देंगे। और सेंटर पर एक चार्ज है क्यू और इस कोने वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। तो हमें पता करना है कि Q का इस Q डैश से क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। इस Q का, सेंटर वाले Q का कॉर्नर वाले Q डैश से क्या रिलेशन होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए, ये Q डैश इस Q डैश को रिपेल करेगा, फोर्स F1। ये Q डैश इस Q डैश को रिपेल करेगा, फोर्स वही रहेगा, जो ये होगा वही ये होगा। और ये Q डैश इस Q डैश को रिपेल करेगा, फोर्स को नाम हमने दे दिया F2, ठीक है ना। और ये तीनों क्योंकि रिपेल कर हो रहे हैं तो ये सेंटर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी इक्विलिब्रियम बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसने इसको रिपेल किया, F1 फोर्स, इसने भी इसको रिपेल किया, वही फोर्स F1 फोर्स, और इसने इसको रिपेल किया तो फोर्स कितना हो, F2। क्योंकि दूरी बदल गई तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। अब क्योंकि ये तीनों फोर्स आउटवर्ड हैं तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल इनवर्ड होना ही चाहिए। अगर वो इनवर्ड नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ऑन क्यू डैश, ये वाला क्यू डैश नेट फोर्स 0 है, मींस जो F3 फोर्स है वो इन तीनों को बैलेंस करेगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, F1 और F1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट √2 F1 होगा, और प्लस जो √2 इन दोनों F1 का रिजल्टेंट जो √2 F1 होगा वो F2 के ऊपर एग्जिस्ट करेगा और जुड़ जाएगा। तो ये हो गया √2 F1 + F2। अब F3 हम लिखना चाहते हैं तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है बोलो। ये साइड्स A हैं, देखिए ये साइड्स A हैं, तो ये पूरा क्या होगा, A√2 होगा। तो उसका आधा क्या होगा, उसका आधा बोलो हाफ क्या होगा, A√2 का हाफ। A√2 का हाफ कितना होगा बोलो, A/√2 होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो बीच की दूरी A/√2 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर आ जाइए, √2 F1 बोलिए, F1, हाँ बोलिए F1, चाहे ये वाला F1 बोल दीजिए चाहे ये वाला, दोनों सेम है। 1/4πε0 Q डैश बाई A², ठीक है ना। अब ये वाला F2 बोलिए, बीच की दूरी A√2 है तो 1/4πε0 Q डैश अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से Q डैश कट गए और 1/4πε0 यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कट गया, ठीक है ना।
अब ये a बाई रूट टू का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर बाई टू बनेगा जो कि ऊपर जाएगा, तो ये 2 बन के ऊपर चला गया, तो 2q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2q डैश बाई ए स्क्वायर प्लस q डैश अपॉन 2a स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करें तो क्या, a रूट 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से a स्क्वायर से a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट गया, तो 2q इज इक्वल टू q डैश कॉमन ले लिया तो अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 को नीचे लेकर आ गए, हाँ इस 2 को नीचे लेकर आ गए, तो q डैश बाई 2 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2। अब हम q डैश की वैल्यू रखने जा रहे हैं, पहले ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो q इज इक्वल टू q डैश 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 4, और सवाल में q डैश की वैल्यू दी हुई है, कोने वाले q डैश की वैल्यू सवाल में दी गई है 2 रूट 2 माइनस 1 कैपिटल Q, ठीक है ना। तो ये q डैश की वैल्यू जो सवाल में दी गई है वो हमने रख दिया, तो q डैश की जगह पर 2 रूट 2 माइनस 1 q रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और आगे देखो 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 a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए a स्क्वायर लिख दिया माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में ये q लिख दिया, अपॉन में 4 जैसे चल रहा था वैसे चला दिया, ठीक है ना। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 8 हो गया, माइनस 1 बाई 4q, 7 बाई 4q, और साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। नेगेटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोने वाले चारों पॉजिटिव हैं, तो बीच वाला नेगेटिव होगा, तभी इस रिपल्शन को अट्रैक्ट करके खत्म कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होगी 7 बाई 4q, और साइन कैसा होगा, नेगेटिव, यानी आंसर क्या होगा, माइनस 7 बाई 4q ऑप्शन में होगा। यहाँ सवाल प्रिंट नहीं है, सवाल अच्छा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये सवाल प्रिंट होने से रह गया है, छूट गया है, ठीक है ना। आप अच्छे से समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन जो छूट गया है वो क्या है, देखते हैं। इसको हटा दे रहे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बोल के बता दे रहे हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 2 रूट 2 माइनस 1q, जिसको हमने q डैश कहा, और सेंटर पर एक चार्ज q है। इस कोने वाले चार्ज पर नेट फोर्स हमें 0 करना है, और हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस वाले पर नेट फोर्स 0 होगा तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा F1, ये इसको रिपेल करेगा, वही फोर्स F1 ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स F2, दूरी बदल गई तो फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, और बीच वाला Q इसको अट्रैक्ट करे तभी बात बन पाएगी। इस प्रकार से इन तीनों का रिजल्टेंट F3 के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होगा, F1 और F1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देखिए अंडर रूट 2 F1, और वो F2 के ऊपर बैठेगा जाके, तो प्लस F2 हो गया, और इक्वल टू F3 हो गया। बाकी मैं आप सॉल्व करके बता ही चुका हूँ, मेन बात जो थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया है, बता दें, सेकेंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक प्लेन शीट है, और प्लेन शीट पर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और सामने r दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि ये चार्ज इस प्लेट पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, कितनी देर में जाके टकरा जाएगा। तो ये सवाल बहुत आराम से आप कर ही सकते हैं। फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स QE होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास, समझ रहे हैं ना, फोर्स पर यूनिट मास यानी कि कितना होगा बोलो, QE बाई m, ठीक है ना। E की वैल्यू आप लोग जानते हैं, बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट m, एक्सीलरेशन आने के बाद
टाइम निकालना कोई कठिन बात नहीं है। पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। सो वी कैन डिस्कस इट, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये दूरी जो है वो r है, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ के बताइए, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू r बाई ए, 2r बाई ए कहने का मतलब है 2r बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2r बाई ए, 2r बाई ए अंडर रूट 2r बाई ए। एक्सीलरेशन को पुट कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट हमारे पास है 2r बाई ए कितना है, q सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 4 एप्सिलॉन नॉट mr, 4 एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन q सिग्मा, ठीक है ना। सवाल ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना है, आंसर आ जाएगा, वो आंसर आपके सामने है। तो ये 2 सवाल थे जो छूट गए, जिसमें हम दूसरे सवाल को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और उससे r दूरी पर एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज माइनस q है, और ये पूछा गया है कि ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज कितनी देर में प्लेट तक पहुंच जाएगा। तो पहुंचेगा क्यों, क्योंकि ये शीट इसको अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन पैदा होगा और ये चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन करता हुआ प्लेट तक पहुंच जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सवाल में लिखा रहेगा कि पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फोर्स लिखा, फोर्स के बाद एक्सीलरेशन लिखा, ई की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो वो भी लिखा, तो क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम। एक्सीलरेशन आने के बाद हम लोगों ने न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे प्लेट तक पहुंचने का टाइम बहुत इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और अब आ जाइए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ वो एक्चुअली 3rd नंबर पर आएगा और जो आखिरी 8 नंबर है वो 10th हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड distance x apart. A third charge is so placed that all the 3 charges इक्विलिब्रियम में हों। एक चार्ज प्लस क्यू और एक चार्ज माइनस क्यू। तो कह रहे हैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में हो, बीच की दूरी x है। सवाल ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, पूरा बाहर मिलेगा। बाहर किस तरफ मिलता है, छोटे वाले की तरफ मिलता है। बाहर किस तरफ मिलता है बोलो, बाहर किस तरफ मिलता है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम किस तरफ मिलता है, बोलो बीच में मिलता है दोनों के, कि बाहर मिलता है। तो जवाब आया कि बाहर मिलता है। फिर मैंने पूछा कि बाहर किस तरफ मिलता है, तो जवाब आया कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसकी तरफ मिलता है। और यहाँ पर तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम कहीं नहीं मिलेगा, न यहाँ कहीं मिलेगा, न यहाँ कहीं मिलेगा और न यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। सवाल अच्छा है। कह रहे हैं कि एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस का 2q है, तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये देखिए ओरिजिन है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस का है, तो इक्विलिब्रियम बाहर मिलेगा। किस तरफ बाहर मिलेगा, किस तरफ बाहर मिलेगा, जिस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उस तरफ बाहर मिलेगा, तो इसको इक्विलिब्रियम यहाँ मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ये दूरी x कितनी होनी चाहिए, जबकि ये दूरी a है और ये दूरी a है, तो ओरिजिन से हाँ ये दूरी x, तो कह रहे हैं x कैसा होगा, x कैसा होगा। तो हमने कहा कि x बड़ा होगा, ये देखो ये प्लस a है और ये माइनस a है, और x का मान माइनस a से भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन माइनस a। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया।
x विल बी ग्रेटर देन माइनस ए। एक बार फिर सुन लीजिए, टू चार्जेस जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम कभी भी उनके बीच में नहीं मिलता बल्कि बाहर मिलता है। बाहर किस तरह मिलता है, छोटे वाले की तरफ मिलता है। तो इन दोनों में किसका मान छोटा है, इसका मान छोटा है, तो इसकी तरफ मिलेगा बाहर। और कहा गया है कि x दूरी पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो बताइए, हाँ ओरिजिन से x दूरी पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो बताइए x और a में क्या रिलेशन होगा। तो ये है देखिए प्लस a, और ये क्या है बताओ माइनस a, और ये जो x है वो माइनस a से भी ज़्यादा है। जैसे मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है, प्लस 3 सेंटीमीटर है, और ये -3 सेंटीमीटर है, तो ये जो x है वो -3 से भी ज़्यादा, मतलब -5 या -6 या -7 ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। Five point charges are placed at the 5 vertex of hexagon। हेक्सागन के 5 कोनों में चार्ज रखा है, छठवां कोना खाली है, ठीक है। ऐसे सवाल आप खूब कर चुके हैं, कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ये देखिए है ना, तो कह रहे हैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताइए। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने माना कि ई है, तो हमने कहा था कि अगर ये छठवां भी आ जाए तो ये फील्ड 0 हो जाएगी, और अगर ये छठवां हटा लिया जाए तो फील्ड लगने लगेगी, बन जाएगी, और फिर छठवां आ जाए तो ये फील्ड कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो छठवां नहीं है ना, उसकी फील्ड ही आंसर होगा। जो छठवां नहीं है, ये नहीं है, जो ये मैंने जो बनाया है वो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और जो नहीं है, जो एब्सेंट है, उसी की फील्ड हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो दूरियां दी हुई हैं वो सब 2a दी हुई हैं। ऐसे सवाल हम लोगों ने जब क्लास रूम में स्टडी करी, खूब लगाए हुए हैं, देखे हुए, समझे हुए हैं, ठीक है ना। ये चार्ज क्यू हो गया जो एब्सेंट है, और ये दूरी बोलो 2a हो गई, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में साइड लेंथ और अंदर वाला हाफ डायमीटर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया सेंटर C, ये देखिए सेंटर C, और C पर जो इसकी फील्ड होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, लेकिन हम जब आंसर देंगे तब राइट साइड बोल के देंगे, क्योंकि हम छठवें की फील्ड निकाल रहे हैं और बाकी 5 की फील्ड इसी के बराबर लेकिन डायरेक्शन में उल्टी होगी, जैसे ये बनी हुई है। मुझे नहीं लगता हम इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए भाई। E is equal to 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की अपॉन 2a का स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 4a स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो दिस विल बी 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब सेंटर जो होता है वो सिमेट्रिकली घिरा होता है ना, सभी चार्जेस से सिमेट्रिकली घिरा होता है, तो सेंटर पर फील्ड 0 होता है। लेकिन जब एक को हटा लिया जाता है तो सेंटर पर फील्ड जनरेट हो जाता है। अच्छा, जो हटा लिया गया 6th चार्ज, छठवां चार्ज, अगर वो फिर से यहाँ रख दिया जाए तो ये फील्ड कैंसिल हो जाएगी, और उसको हटा लिया जाए तो ये फील्ड फिर से आ जाएगी, और छठवें को फिर से रख दिया जाए तो ये फील्ड कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब है छठवां जो नहीं है उसी की फील्ड इसको काट रही है। छठवां जो नहीं है अगर जब वो आ जाता है तो उसी की फील्ड इसको कैंसिल करवा देती है, यानी कि ये फील्ड और ये फील्ड बिल्कुल सेम है, तभी ये इसको कैंसिल कर रही है, ठीक है ना। तो ये किसकी फील्ड है, छठवें की फील्ड है, जो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तो हमने उसी की फील्ड निकाल लिया और आंसर दे दिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, ये लीजिए, ठीक है ना। तो वैल्यू भी बता दी और डायरेक्शन भी बता दी। Two identical small conducting spheres have unequal charges q1 q2। अब उन्हें टच करा के फिर से उतनी दूरी पर रख दिया, तो पूछ रहे हैं फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा। आइए इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, चलिए कूलम मान लेते हैं, 6 कूलम का चार्ज है, और दूसरे पे 4 कूलम का चार्ज है, दोनों का रेडियस सेम है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है या x है, जो चाहो वो मान लो, ठीक है ना। तो इस समय ये दोनों एक दूसरे पर कितना कितना फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कितना कितना फोर्स लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 × 4 q1 q2 बाई
आर स्क्वायर। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 24 के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। अब हमने इनको टच करा दिया, दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से टच करने के बाद, हाँ इनको टच करा दिया, ये देखिए टच करा दिया दोनों को, और टच कराने के बाद फिर से अलग अलग सेपरेट करके फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया, ठीक है ना। तो अब जब टच करा के अलग करेंगे तो हर एक पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, Q1 प्लस Q2/2 इस पर भी आ जाएगा, और आइडेंटिकल होने की वजह से टोटल का हाफ हाफ आ जाएगा। तो टोटल हो गया 10 और इस बाई 2 हो गया 5, ये हो गया इक्वल टू 5 कूलम, और ये भी कितना हो गया बताइए 5 कूलम, ठीक है ना, 5 कूलम 5 कूलम। अब देखिए अब कितना फोर्स लगेगा, F डैश इक्वल टू K, अब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अब आ रहा है देखिए 25 K बाई आर स्क्वायर। इस छोटे से एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर एक दूसरे पर F फोर्स लगा रहे हैं और अब उनको टच करा के फिर से उतनी, हाँ टच करा के फिर से उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि नया फोर्स पुराने फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब समझा दे रहा हूँ। दो स्फीयर कुछ काफ़ी दूर रखे हुए हैं, काफ़ी दूर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो कूलम्स ला है वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, और ये सवाल है स्फीयर का। तो हमने बुकलेट में लिखा भी है, आपको समझाया भी है कि अगर दो स्फीयर हैं और हम कूलम्स लगाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि जब दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो पॉइंट चार्ज जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो चलिए तो हाँ दोबारा समझा दे रहे हैं। इस पे चार्ज 6 था, 4 था, फोर्स F था, टच करा दिया, चार्ज आधा आधा बढ़ गया, यानी कि टोटल चार्ज था 10, आधा 5 इसको मिल गया, आधा 5 इसको मिल गया, और नया फोर्स पहले से ज़्यादा, यानी कि दो स्फीयर अगर एक दूसरे को F फोर्स लगा रहे हैं और अब अगर उनको टच करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस आंसर को याद भी रखिएगा। 3 concentric conducting sphere shell carry charge 4Q on the inner and plus 2Q on the middle shell and 6Q on the outer shell। अच्छा देखिए 3 शेल यहाँ पर बताई जा रही हैं, एक शेल पूरी नहीं बना रहे, केवल शेल का एक पार्ट बनाए दे रहे हैं, पूरे गोले हैं, फिर जगह कम पड़ जाएगी, फिर सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, इसलिए हम शेल नहीं बना रहे हैं। अब हम उस शेल का एक पार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अंदर वाले पे चार्ज कितना है प्लस का 4Q, बीच वाले पे चार्ज कितना है माइनस का 2Q, और बाहर वाले पे चार्ज कितना है प्लस का 6Q, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि बताइए कि सबसे बाहरी शेल के इनर लेयर पर कितना चार्ज होगा, यानी कि ये इंडक्शन करवाना चाहते हैं और यहाँ पर कितना चार्ज होगा ये हमको फाइंड करना है। तो ये डायग्राम कब का है बोलो, ये डायग्राम है बिफोर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के पहले का डायग्राम आपके सामने है। और अब हम बनाने जा रहे हैं आफ्टर इंडक्शन के बाद, क्योंकि इंडक्शन के बाद ही तो पूछ रहे हैं, पहले तो सब दिया ही हुआ है, ठीक है ना। आइए इंडक्शन के बाद के डायग्राम को देखें और समझें, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कि कैपेसिटर का एक फंडा है कि फेसिंग सरफेस में, फेसिंग जो लेयर होती है मेटल की उसमें हमेशा इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है 4Q, तो यहाँ कितना आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4Q। मैंने अभी भी कहा ना कि फेसिंग सरफेस में इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है। अच्छा बीच वाले में टोटल चार्ज कितना था बोलो, टोटल कितना था 2Q, ठीक है ना, टोटल 2Q था, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 4Q। तो बाहर कितना होना चाहिए बोलो बाहर कितना होना चाहिए, माइनस का 2Q बनाना है टोटल चार्ज, तो यहाँ कितना होना चाहिए बताओ प्लस का 2Q, तभी तो बनेगा माइनस का 2Q। अच्छा यहाँ प्लस का 2Q, तो यहाँ माइनस का 2Q, और बाहर वाले पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 6Q, और इनर लेयर पर
माइनस का 2q, तो आउटर लेयर पर 8q होगा, तभी टोटल कितना बनेगा 6q बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से ये तीनों गोले हैं, ध्यान रखना। हमने गोलों के पार्ट, स्फीयर के पार्ट यहाँ शो किए हैं, और अब यहाँ पर हमने जितना पूरा बन सकता था उतना हमने बना के दिखा दिया है। ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, तो इंडक्शन के पहले की डेटा दिया हुआ है और इंडक्शन होने के बाद पूछा गया है कि कहाँ कितना चार्ज होगा। दोबारा समझिए, ये सबसे अंदर वाला स्फीयर है, यहाँ पे इंडक्शन नहीं होता है कभी। ठीक है ना। इस पर चार्ज है प्लस का 4q, तो सामने कितना आ जाएगा माइनस का 4q, लेकिन टोटल कितना है बोलो, टोटल है माइनस का 2q, या हाँ टोटल है माइनस का 2q, तो बाहर कितना होगा प्लस का 2q, तभी बनेगा टोटल माइनस का 2q। अगर यहाँ प्लस का 2q होगा तो यहाँ पर माइनस का 2q होगा। ठीक है ना, क्योंकि फेसिंग सरफेस में इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है। लेकिन यहाँ टोटल चार्ज कितना है बताओ, टोटल चार्ज है प्लस का 6q, तो अंदर अगर माइनस का 2q है इनर लेयर पर, तो आउटर लेयर पर प्लस का 8q होगा, तभी तो टोटल 6q बनेगा। इस प्रकार से हमने ये पूरा सवाल को, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पूछा तो सिर्फ ये गया है कि आउटर शेल की इनर लेयर पर कितना चार्ज होगा, तो आउटर शेल ये है और इसकी इनर लेयर ये है, ये इनर लेयर है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, प्लस का माइनस का 2q, आउटर लेयर पर प्लस का 8q। 100 ड्रॉप्स नहीं, 1000 ड्रॉप्स हैं, ये देखिए 1000 ड्रॉप्स हैं, और सभी का पोटेंशियल V वोल्ट है, V वोल्ट सबका, सभी पर चार्ज होगा, सभी तो पोटेंशियल है, तो सभी पर चार्ज क्यों मान लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये सारे के सारे ड्रॉप्स कोलैप्स कर गए, तो नया रेडियस बनेगा r डैश, और जबकि यहाँ पे रेडियस कितना था सबका, r था, सबका रेडियस r, सबका आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। ठीक है ना। तो r डैश बन जाए, तो और चार्ज कितना हो जाएगा q डैश। तो अब कह रहे हैं कि अब बताइए सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो सरफेस पर नया पोटेंशियल लिखने से पहले हम पुराना पोटेंशियल तो लिख लें पहले। एक ड्रॉप का, किसी एक ड्रॉप का पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। क्लियर हो गया, Q बाई रेडियस। ठीक है, ये है 1/4πε0। अब यहाँ पर देखिए Q, अब यहाँ पर नया पोटेंशियल V डैश लिखने के लिए हमको Q डैश चाहिए होगा, जो कि NQ के बराबर होगा, यानी कि ये 1000 Q होगा। और R डैश के बारे में आप लोग जानते होंगे, R n की पावर 1/3R, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा n की पावर 1/3R। ठीक है, यानी कि 1000 की पावर 1/3R। नया रेडियस और पुराने रेडियस में संबंध इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो गया 10R। आइए अब हम लोग V डैश लिखने की तैयारी करें, K Q डैश बाई R डैश। ठीक है ना। तो K Q डैश इज इक्वल टू 1000 Q और R डैश इज इक्वल टू 10R। ठीक है ना। तो इसको हमने कैंसिल, 100 K Q बाई R, 100 K Q बाई R मतलब 100 V। ठीक है ना। छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल, छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल सभी के V थे, सारी ड्रॉप कोलैप्स कर गई, तो नई ड्रॉप की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा V डैश वो 100 टाइम्स हायर होगा पुराने वाले से। सवाल अच्छा है। Two concentric conducting sphere radius R2R are carrying a charge Q and 2Q respectively. If charge of inner sphere is doubled, अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, Q1 और Q2। आपको पता होगा दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में शायद आपको पता हो। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V और इनर रेडियस A मान लिया और आउटर रेडियस B मान लिया, तो जो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके बारे में कुछ पता आप लोगों को। इनर स्फीयर का चार्ज Q1/4πε0 1/A माइनस 1/B, ये है दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना।
ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अंदर वाले का पोटेंशियल V1 और बाहर वाले का पोटेंशियल V2 का डिफरेंस आपके सामने लिखा गया है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर अंदर वाले चार्ज को हम डबल कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। देखिए कैसे, Q1 अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा V डैश इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 डैश। तो पहले वाला चार्ज Q1 और बाद वाला अंदर वाले का चार्ज डबल कर दिया, यानी कि 2Q1, अंदर वाले का चार्ज डबल कर दिया। और पोटेंशियल डिफरेंस केवल अंदर वाले चार्ज पे ही डिपेंड करता है, तो जब अंदर वाले चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया। ये डबल कैसे हो गया ये हम शो करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो फार्मूले से ही पता चल रहा था कि डबल हो जाएगा, क्योंकि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला तैयार रखिए। फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो क्या करें, तो फिर पहले अंदर वाले का V1 लिखें, फिर बाहर वाले का V2 लिखें, दोनों को घटा दें। जब दोनों को घटा देंगे तो Q2 वाला टर्म दोनों में रहेगा, कट जाएगा, और अब पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में Q2 नहीं अपीयर होगा। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। और अब कह रहे हैं कि Q2Q माइनस Q तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सरफेस के चार्जेस हैं। आइए एक सवाल इसके जैसा हम लोग अभी कर चुके हैं, ठीक है। अंदर वाले पे चार्ज Q है, बीच वाले पे चार्ज 2Q है, और बाहर वाले पे चार्ज माइनस Q है टोटल। ये देखिए टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है ना। ये डायग्राम बिफोर इंडक्शन है, ये डायग्राम बिफोर इंडक्शन बना हुआ है सवाल में जैसा कि दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि आउटर सेल C की इनर लेयर और आउटर लेयर पर जो चार्ज आएगा इंडक्शन के बाद, जो चार्ज होगा उनका रेशियो बताइए। तो आइए आफ्टर इंडक्शन वाला डायग्राम हम लोग बनाते हैं। आफ्टर इंडक्शन हम लोग डायग्राम को यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इनर स्फीयर, ये उसके बाहर वाला और ये सबसे बाहर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे चार्ज है Q प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, माइनस Q, ठीक है ना। और इस पर टोटल कितना है, प्लस का 2Q। तो इनर लेयर पर माइनस Q है, तो आउटर लेयर पर कितना होगा बोलो, प्लस का 3Q, क्योंकि टोटल कितना बनाना है बोलो, बोलो भाई टोटल कितना बनाना है, प्लस का 2Q। तो अगर इनर लेयर पर माइनस Q आ जाएगा तो आउटर लेयर पर प्लस का 3Q आएगा, तभी तो टोटल 2Q बनेगा। अच्छा, यहाँ प्लस 3Q है तो यहाँ कितना होगा बताओ, माइनस 3Q होगा। और हमें बाहर वाले पे टोटल कितना चार्ज बनाना है, माइनस Q। माइनस Q में से माइनस 3Q तो यहीं आ गया, माइनस Q में से माइनस 3Q यहाँ है, तो टोटल माइनस Q कैसे बनेगा, टोटल माइनस Q कैसे बनेगा बोलो, जब यहाँ पर प्लस का 2Q होगा तभी टोटल बनेगा माइनस का Q, ठीक है ना, ठीक है। तो आप जो स्फीयर C है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम क्या है बताओ, हाँ इस वाले का नाम, इसका नाम A है, B है और ये C है। तो C की इनर लेयर पर और C की आउटर लेयर पर चार्ज का अनुपात पूछा गया है। तो इनर लेयर पर माइनस का 3Q और आउटर लेयर पर प्लस का 2Q। तो Q से Q कैंसिल कराइए और रिजल्ट बनेगा माइनस का 3/2। ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, माइनस 3/2। तो क्वेश्चन अच्छा है। ये डायग्राम इंडक्शन कराने के पहले का डायग्राम है, और ये डायग्राम इंडक्शन करने होने के बाद का डायग्राम है, ठीक है ना। एक्चुअली जब मेटल आमने सामने होती हैं, चार्ज मेटल जब आमने सामने होती हैं तो उनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सवाल में हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले की सिचुएशन दी होती है और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की सिचुएशन पूछी जाती है। जैसे कि इस सेल
में टोटल चार्ज दिया रहेगा, लेकिन पूछेंगे क्या, हाँ इस सेल में टोटल चार्ज दिया रहेगा, लेकिन पूछेंगे क्या कि इसकी इनर लेयर पर कितना हो बैठेगा और आउटर लेयर पे कितना बैठेगा। अच्छा, टोटल चार्ज कंजर्व रखना है हमें, टोटल चार्ज को बढ़ाना घटाना नहीं है, टोटल चार्ज को हमें क्या रखना है बताइए, कंजर्व रखना है। तो बाहर वाले पे टोटल माइनस क्यू था तो माइनस क्यू रख, टोटल चार्ज माइनस क्यू ही हमें बनाए रखना है। बीच वाले पे प्लस 2Q था तो हमें अंदर बाहर मिलाकर प्लस 2Q बनाए रखना है। और सबसे अंदर वाले में इंडक्शन होता नहीं है, ये बात आपको मालूम नहीं होगी तो अभी मालूम कर लीजिए। सबसे अंदर वालों पे इंडक्शन नहीं होता, अंदर वालों की वजह से बाहर वालों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना होती है, बाहर वालों की वजह से अंदर वालों पर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की घटना नहीं होती है। इसलिए जब भी हम इंडक्शन कराते हैं, यानी कि हम जब भी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं तो अंदर से चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर वालों की वजह से बाहर वाले पर इंडक्शन होता है, बाहर वालों की वजह से कभी भी अंदर वालों पर इंडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी शीट खत्म हो गई, जिसमें 8 क्वेश्चन तो प्रिंटेड हैं और 2 क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में बताया। कुल मिला के ये 10 क्वेश्चन की शीट है। ये होमवर्क वाला डे 11 और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th DBP है। आप लोग इसे तैयार करिए और रेगुलर देखते जाइए, इकट्ठा मत करिए, रेगुलर थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा टाइम निकालिए, उसको रेगुलर देखते जाइए। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जो क्लासेस में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स को हम ऑनलाइन रोज पढ़ा रहे हैं और वो सभी के लिए है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है, उसके न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके आपको हम एक DPP में और बताएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेन न्यूमेरिकल है वो बोर्स मॉडल से है। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल में सेमी इम्पैक्ट पैरामीटर या नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60 डिग्री या नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड एट, मतलब कुछ न्यूमेरिकल रदरफोर्ड में है, बाकी सारा का सारा बोर्स का ही मॉडल है आपके फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसके 10 न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। इसके अलावा हम इस समय ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी भी आती है, डी ब्रॉगली वेव भी आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आता है। ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर में हम लगभग 70% से ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं और केवल 30% बाकी है, जो अभी आज शाम को हम वो भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पूरा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। और एक चैप्टर है उसके बाद न्यूक्लियाई के बारे में, रेडिएक्टिविटी, जो कि हट गया है सिलेबस से। न्यूक्लियाई के बारे में फिर भी जितना अभी सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में, उतना आपको अच्छे से विद न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे। ठीक है ना। तो इतना आप तैयार करिए। उसके बाद हम लोग अब डे 12 आज दोपहर में या फिर कल, ठीक है ना, डे 12 का वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तैयार करो।